अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। आज इत्तेहादी हुकूमत अपना पूरा एक साल मुकम्मल होने पर मुआशी इस्तेहकाम और महंगाई में कमी को अपनी अहम कामयाबियों की फहरिस्त में गिनवा रही है, जबकि अपोजिशन इसको एक गैर मुंतखब हुकूमत का पहला साल करार देते हुए फौरी तौर पर नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। काबीना से आज अपने खुसूसी खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जहाँ एक तरफ ये दावा किया है कि एक साल कबल डिफ़ॉल्ट के करीब मईशत को उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है और मुआशी फ्रंट पर हुकूमत को कई कामयाबियाँ मिली हैं, तो साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि एक दूसरे की टांगें खींचने के बजाय सबको मिलकर काम करना होगा। अब एक ऐसे सियासी माहौल में कि जब अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के सरबराह समेत उसकी क़यादत को मुसलसल जेलों और केसेस का सामना हो, तो फिर सब मिलकर कैसे काम करेंगे, ये वो सवाल है जो वज़ीर आज़म के खिताब के बाद जहनों में तो उभर रहा है। इसका जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। बहरहाल मसला सिर्फ अपोजिशन का ही नहीं है, बल्कि हुकूमती इत्तेहादी भी गिले शिकवे कर रहे हैं, और जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है, जो गुज़िश्ता एक साल से नून लीग के साथ तय पाने वाले पावर शेयरिंग मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। और ये मामला बदस्तूर वैसे ही चल रहा है, इसमें कोई पेशरफ नहीं हुई है। पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के पहले साल को किस नज़र से देख रही है और अब वो कौन सी यकीन दहानियाँ हैं जो नून लीग पीपल्स पार्टी को करवाने जा रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। रमज़ान अच्छा गुजरा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले नदीम साहब ये बताइए कि हुकूमत का भी रमज़ान जो है वो पहले साल के मुकम्मल होने के साथ ही आगाज़ हुआ रमज़ान का, और आप ज़ाहिर है उसके मेन इत्तेहादी हैं। आपको हुकूमत की यानी कि नून लीग की जो कामयाबियाँ वो गिनवा रहे हैं, इस परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं या आपको लगता है कि इससे बेहतर हो सकती थी, या आपको लगता है कि नहीं भाई जो मुश्किलात का सामना मुल्क को था इतना ही हो सकता था उसमें? देखिए, एक तो मेरे ख्याल में हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हैं, हम पार्लियामान के इत्तेहादी हैं। पार्लियामान अच्छा। को और सिस्टम को चलाने के लिए शायद हम हुकूमत का साथ दे रहे हैं, लेकिन वो खड़े आप ही वजह से ही हैं। तो ये उनको बाय डिफ़ॉल्ट फ़ायदा हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है क्योंकि पीपल पार्टी सिस्टम को कभी भी डिरेल नहीं होने देना चाहती और सिस्टम को चलाना चाहती है। जैसे कैसे भी इलेक्शन हो, हम चाहते हैं ये सिस्टम चले, तो इसका यकीनन उनको फ़ायदा हो रहा है। और पार्लियामान भी चल रहा है और हुकूमत भी चल रही है, और अल्लाह करे इस मुल्क में बेहतरी हो। इस वक्त तो मुल्क मसाइल में अभी तक तो घिरा हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है कि ये मिल बैठने का टाइम है, बिल्कुल ऐसी ही है। लेकिन वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होता है और उनको चाहिए कि पहल वो खुद करें। और किसके साथ बैठे? सारी जमातों के साथ बैठे। और मैं समझता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म आज एक साल मुकम्मल है और बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड देख के लोगों को मारा जा रहा है, पंजाबियों को, और एक साल मुकम्मल है और हम रोज़े रख रहे हैं और पारा चिनार के लोग जो हैं वो आज एक दवाई को तरस रहे हैं, उनके बच्चे दूध को तरस रहे हैं, बलक रहे हैं बेचारे, तो क्या क्या कामयाबी वज़ीर आज़म बताना चाहते हैं? वज़ीर आज़म क्या सिर्फ इस्लामाबाद से लाहौर का GT रोड या मोटरवे के सफ़र को भी कामयाबी बनाना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल में जो मुल्क है, फेडरेशन है, ये मुल्क सिर्फ चंद ज़िलों का मुल्क नहीं है या एक दो शहरों का मुल्क नहीं है। तो यानी कि जब आप ये कहते हैं नदीम साहब के सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत में, जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, तो फिर उसमें सब आते हैं, यानी कि अपोजिशन भी उसमें आती है जिनका लीडर जेल में पड़ा है। मैं समझता हूँ अपोजिशन भी आती है और ऐसी पॉलिटिकल जमातें भी आती हैं जो असम्बली में नहीं है, जमात इस्लामी असम्बली में नहीं है, और ANP की तादाद बड़ी कम है, और इलाकाई जमातें हैं जो नेशनलिस्ट, बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट पार्टी हैं, सिंध की जो पार्टी हैं, सबको मैं समझता हूँ साथ लेके चलना चाहिए। और कोई 1 पॉइंट 2 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए। इस मुल्क में निज़ाम अदल ठीक करें, इस मुल्क की इकानमी ठीक करें, इस मुल्क की अशराफिया की मरात और आम आदमी की मरात में जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसको ख़त्म करें। ये नहीं है कि एक ब्यूरोक्रेट है, ये एक सियासतदान है या कोई और है तो उसकी मरात, अब वो तो अब ये कह रहा है कि जनाब मेरा 2 प्लाट लेने में गुजारा नहीं होता, मुझे 4 प्लाट मिलने चाहिए, 2 प्लाजे मिलने चाहिए, गुजरी ज़मीन मिलनी चाहिए। अब उनकी तो ये डिबेट चलती है। आम आदमी जो है वो उसका ये है कि मेरी 10 तारीख को तनख्वाह ख़त्म हो जाती है, मैं अपने बच्चों को 15 तारीख को क्या खिलाऊंगा? सही है। तो महंगाई की बात होती है, देखिए नदीम साहब, जो महंगाई की बात होती है कि अब जाहिर है ये कहा जा रहा है कि महंगाई जो है वो बहुत कम हो गई है, इससे को आप भी तस्लीम करते हैं आवाम की नज़र से? अगर देखिए, एक तो अगर नहीं, महंगाई बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई जी, चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं। सिवाय ज़राअत पेशा लोगों की चीज़ें सस्ती हैं, जो ज़मींदार की चीज़ें सस्ती हैं, जो ज़मींदार बेचते हैं, और सरमायादार की, ताजर की, सनतकार की कोई चीज़ एक मुझे सस्ती बता दें। आप सीमेंट का रेट देख लें, सरिये का रेट देख लें, आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल देख लें, आप सोने की कीमत देख लें, आप कपड़े की कीमत देख लें, जूतों की कीमत देख लें, आप कॉस्मेटिक की चीज़ें देख लें, आप आम ज़रूरत घी की कीमत देख लें, आप दालों की कीमतें देख लें।
हाँ सस्ता है तो मटर सस्ता है, गोभी सस्ती है, प्याज सस्ता है। चलो ये तो आपने माना कम से कम। बिल्कुल सस्ता है। इसलिए कि ज़मींदार का इस्तेसाल हो रहा है। उसने जो 30% गंदम का रेट कम हुआ था, जो गंदम का क्राइसिस आया उसकी वजह से 30% काश्त कम हुई गंदम की, वो लोगों ने सब्जियां लगानी शुरू कर दी। सही है, ठीक सब्जियां है, मार्केट में इतनी आम हो गई कि वो जिम्मेदार हो गया। लेकिन कंज्यूमर को फिर भी चीज़ें महंगी मिल रही हैं। लेकिन हमारा मटर और हमारा शलजम तो 10 रुपए किलो बिक रहा है। वज़ीर आज़म साहब और उनकी टीम कहती है कि महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पे आ गई। मैं आपकी वसातत से वज़ीर आज़म साहब से, हाँ इंसानी जान बड़ी सस्ती है, लोग मर रहे हैं। बलूचिस्तान में दूसरे सूबों के लोग सस्ते हैं मारने। हाँ ये वज़ीर आज़म ने महंगाई कम ठीक कह रहे हैं। तो वज़ीर आज़म खून की कीमत भी देखे ना, इंसानी जान कितना सस्ती हो गई। क्या वज़ीर आज़म साहब का कोई मिनिस्टर जो बड़ा फन का कोई मिनिस्टर हो उसको लाए, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। एक एक आइटम के ऊपर बैठ जाए हमारे साथ कि किधर से पैदा होता है, किसान को क्या मिलता है, मिल ओनर को क्या मिलता है, इस मुल्क का रेडी बान, इस मुल्क का जो आम खरादिया, आम जो प्लम्बर, आम आदमी क्या कमा रहा है, इस मुल्क में प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पतालों वाले क्या कमा रहे हैं, सरकारी स्कूल में किधर दवाई मिलती है किधर नहीं मिलती। ये डिबेट कर लेना हमारे साथ बैठ के। लेकिन फिर वही सवाल आता है नदीम साहब, और पीपल्स पार्टी से भी शायद कल को ये सवाल होगा जब इस हुकूमत का वक्त पूरा होगा और ये घर को जाएगी, कि आप लोगों ने इस हुकूमत को सपोर्ट किया और आप कहते हैं ना कि हम पार्लियामान में उनके साथ हैं, हुकूमत पे नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे तो हैं ना इकोनॉमिक पॉलिसीज। और वो ये कहते हैं, नहीं मैं वो ये कहते हैं, एक सेकंड सिर्फ सुन ले नदीम साहब, वो ये कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी के साथ हर चीज़ पे मुशावरत करके और फिर फैसले में आगे बढ़ते हैं, हम कोई ऐसा फैसला नहीं करते जिसमें पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड ना हो। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रहे हैं कोई पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत नहीं। जो प्राइवेटाइजेशन, लूली लंगड़ी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, बिल्कुल मुशावरत नहीं है। एग्रीकल्चर की जो पॉलिसी है, जो गंदम इंपोर्ट करते हैं फिर किसान को कीमत कम देते हैं, कोई भी पार्टी के साथ पॉलिसी नहीं है। या उनकी मुशावरत IMF के साथ है, या उनकी मुशावरत अपने एक जो किचन कैबिनेट है जिसमें पता नहीं कौन कौन सा शामिल है, या SIFC के साथ उनकी मुशावरत होगी। ये पीपल पार्टी के साथ ये मुशावरत नहीं है कि सफोकेशन, शख्सी आज़ादी इस मुल्क से आप ख़त्म कर दें, निज़ाम अदल को आप तबाह कर दें। इसमें पीपल पार्टी शरीक नहीं है, ना हमारी कोई मुशावरत है, ना पीपल पार्टी का वर्कर इसको तस्लीम करता है। ठीक है, तो फिर एक और सवाल है, ये अब आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, वो पार्लिमानी हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी मैं जहन में रखूँगी। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस में फिर है पीपल्स पार्टी और काबीना में नहीं आती, तो या तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस भी छोड़ दें या फिर काबीना में भी आ जाएं। देखें इस मुल्क में मतलब सवाल सिर्फ ये है कि वहाँ पर क्यों है और काबीना में क्यों नहीं है। फॉर्म 45 के हक लाल की सबसे जो बड़ी पार्टी जिसको वोट मिले हैं वो पीपल पार्टी, जो पार्लियामान के अंदर बैठी। बाकी का तो रौले है ना, कोई कहता है मुझे मिले हैं, कोई कहता है मुझे मिले। पीपल पार्टी का कोई रौले, पीपल पार्टी की सीटें छीनी गई हैं, पंजाब में भी छीनी गई हैं, KPK में भी छीनी गई हैं, कराची में भी रद्दल बदल हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हम किसके साथ बैठे, हम सिस्टम को चलाने के लिए हमने, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि हमारी मजबूरियाँ ये हैं कि हमने सिस्टम को चलाना है। अब नून लीग के पास मेजॉरिटी थी या उनको मेजॉरिटी दी गई थी नहीं दी गई थी, तो अब उनके साथ ही चलना है। तो फिर सेकंड ऑप्शन PTI के लोग थे या सुन्नी ताज, जो भी आप कह लें, या दूसरी पार्टियाँ, क्योंकि वो इस सिस्टम का मैं समझता हूँ इमेच्योर लोग हैं, वो इमेच्योरिटी का मुजाहरा करते हैं PTI वाले। अब तो लेकिन ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बन गई। देखें ये भी अभी ग्रैंड अलायंस बनाते हैं तो जब चीफ जस्टिस को मिलते हैं उस वक्त तो साथ अपोजिशन का बंदा को नहीं लेके जाते, उस वक्त तो PTI वाले खुद ही चले जाते हैं। तो हो सकता है अपोजिशन गई ना हो। नहीं ये नहीं हो सकता, ये आप चेक कर लें। देखिए उनको ग्रैंड अलायंस, आप लेटर जो लिखते हैं वो कभी आर्मी चीफ को लिखते हैं, कभी चीफ जस्टिस को लिखते हैं, या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मिले ना जो रियासत का सरबराह है, वो क्या करेंगे? उनसे अपने खदशात का इजहार करें, बैठ कर वेन्यूज तो खोलें, कोई डायलॉग तो करें सोसाइटी के साथ, पॉलिटिकल क़यादतों के साथ। क्यों नहीं जाकर मिलते, क्यों नहीं आप खत लिख दें, खत लिखें, प्रेसिडेंट को खत लिख दें। लेकिन आपने देखा ना कि वो पिछले हफ्ते जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस की सब ऑपोजिशन ने, उसका क्या असर हुआ? देखिए एक है हुकूमत के किसी एक्शन की मैं डिफेंड नहीं करूंगा जो गैर जमहूरी, आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की साइड को अप्रोच किया जाए। जो पॉलिटिकल जमातों का इमेच्योरिटी का रवैया है जिसकी कीमत कौन पे करती है। एक ड्राइवर हो ना, वो इमेच्योरिटी का मुजाहरा करे, वो सिर्फ उसकी नौकरी नहीं जाती, मालक की गाड़ी भी जाती है और मालक के साथ बच्चे जो बैठे हैं वो भी चले जाते हैं। लेकिन तो मुल्क मालक है, इस निजाम का अवाम मालक है। ठीक है, और ये जो इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं इसकी अवाम पे कर रही है।
अवाम का निज़ाम नहीं ठीक हो रहा है, इनकी आपस की लड़ाई में, इमेच्योरिटी में अवाम पिस रही है। वो आप लोगों की तरफ इसलिए नहीं आते क्योंकि वो आप लोगों को उनके साथ खड़ा देखते हैं जिन्होंने उनके लीडर को जेल में रखा है। देखिए, मैं पीपल पार्टी ने शहीद भुट्टो के बाद बेगम नुसरत भुट्टो की मिसाल आपके सामने है। MRD बनी, उन लोगों के साथ ही बैठ के निज़ाम चलाना पड़ा जो शहीद भुट्टो की फांसी के वक्त फ्रंट लाइन पे थे। बीबी शहीद ने देखें किस किस के साथ, नून लीग ने क्या क्या किया। बीबी शहीद ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, और जब काफ लीग के साथ हमारा कैसे हालात थे। बीबी की शहादत के बाद हमने चौधरी परवेज लाई को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया, काफ लीग को भी हमने सिस्टम को चलाने के लिए, हमारे पास नून लीग हमें छोड़ गई, हमारे पास सिस्टम चलाने के लिए कुछ नहीं था। उनके वोट लेने पड़े, सिस्टम चलाना पड़ा, सिस्टम चला। ANP मुखालफ थी, MKM हमारी मुखालफ थी। आप नेशनल पार्टियां देख लें, ये सिस्टम चलाने के लिए आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है। यानी कि पीपल्स पार्टी इस चीज के लिए ओपन है कि अगर PTI उनको पीपल पार्टी ने तो अपने रवैयों से हमेशा इजहार किया है कि हम ओपन है। हमने साबित किया है कि हमारे दरवाजे खुले हैं सियासी जमातों के लिए, और इस मुल्क को आगे चलने के लिए हम चाहते हैं कि आप आएँ और डायलॉग करें और बैठ के बात करें। सही है, ठीक है। लेकिन फिर बात फिर वही है कि वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात जहां पर बैठे थे लोग गवर्नमेंट साइड के, पीपल्स पार्टी, नून लीग भी और PTI वाले भी, वहां पर वो तो नाकाम हो गए। वो भी तो बैठ ही गए थे ना। दोनों फ्रीकैन की नीयत ठीक नहीं थी, माहौल नहीं ठीक था, इसलिए नाकाम हुए। कैसे? दोनों फ्रीकैन, हुकूमत और अपोजिशन की दोनों बदनीयत तो फिर मज़ाकरात में बस कौम को दिखाने के लिए। या बिठाया था किसी ने कि बैठ जाओ, बिठाया था या लड़ाया था या क्या किया था, ये मुझे नहीं पता। PTI तो कहीं और देख रही थी, ये तो हमें अंदाजा है। लेकिन नून लीग को कुछ और बताया जा रहा था कि क्यों बैठो तुम लोग साथ। इसका मतलब है कि जेन्युइन इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट नहीं है लोग। पीपल आर इंटेलेक्चुअली करप्ट। सही है। तो अब आप लोगों का जो नून लीग के साथ सारा सिलसिला है वो अब कहाँ तक पहुंचा, उसका वे फॉरवर्ड क्या है? जो पावर शेयरिंग फार्मूले में आप लोगों के उनके साथ गिले शिकवे हैं, फिर सिंध का पानी का इशू चल रहा है, वहाँ पर अब पीपल्स पार्टी PMLN आपस में, और एक मुलाकात भी ड्यू है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ ड्यू है एक मुलाकात, अब वो होनी है, उसमें भी अहम चीज़ें डिस्कस होनी है। देखिए जी, आप ये बताएं कि नून लीग, हम मजबूरी की बात करते हैं। आप देख लें मरियम नवाज शरीफ इस वक्त पार्टी के सरबराह की बेटी भी हैं, सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं तो वो ना उनका इस्तकबाल करती हैं जो आइनी और कानूनी तौर पर करना चाहिए। लाहौर आर्ट्स एंड कैटल शो, अरबों रुपया उन्होंने कौम का लगाया। अच्छी बात है कि उन्होंने आर्ट्स एंड कैटल शो किया, लेकिन वो नुमाइश ज़्यादा थी और जो रवायती एक आर्ट्स एंड कैटल शो होता था वो कम था, लेकिन अच्छा हुआ किया। गवर्नर बैठा सूबे का आइनी सरबराह, आपने और लोगों को पैमाने खसूसी बुलाया, किसी दिन प्रेसिडेंट को बुला लेती, किसी दिन गवर्नर को बुला लेती, तो हम आपको समझते कि आप इत्तेहादी हैं। हम इत्तेहादी किस चीज़ के हैं? मैं तो इसको इत्तेहादी नहीं समझता। अच्छा, ठीक है। मैं तो इस इत्तेहादी को बर्बादी समझता हूँ। किसकी? ये भी सवाल है, किसकी बर्बादी? कम से कम हमारी तो हो रही है, पीपल्स पार्टी की। हाँ, हम खुल के बोल भी नहीं पा रहे। हम जकड़े हुए हैं, वर्कर जो जकड़े हुए हैं, हमारे जैसे जो 3rd ईयर 4th ईयर के वर्कर हैं, जो हम तो जकड़े हुए हैं। तो यानी कि अभी जो हम एक तरह से सिस्टम को भी चलाना चाहते हैं, एक तरफ क़यादत को बैठे हुए देखते हैं उनके साथ, तो उसकी कीमत भी पब्लिक अवाम पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस होगा, होता है, बिल्कुल होता है। हम अपना सियासी कीमत दे रहे हैं इसकी बैठने की। तो फिर यही वजह है कि कैबिनेट में भी किसी तौर नहीं आने के लिए तैयार थी पीपल्स पार्टी। अभी जब क्योंकि जब एडिशंस हो रही थी, नून लीग का रवैया गैर जमहूरी है। नून लीग इत्तेहादियों को साथ लेके चलना नहीं चाहती। वो देख लें अपनी कैबिनेट के अपने मिनिस्टर्स बनाए, उन सब से मशावरत नहीं करते। चंद एक किचन कैबिनेट के जरिए मुल्क चला रहे हैं, चंद लोग मुल्क चला रहे हैं। चंद लोग कौन है ये सारी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चंद लोग चलाएंगे मुल्क तो यही हाल होगा। तो फिर तो अभी तो 4 साल और रहते हैं, अभी तो 1 साल ही हुआ है साहब, तो फिर अभी आप लोगों ने बर्बादी और कितना थ्रेशोल्ड कितना है आप लोगों का? ये जो सफोकेशन, जो घुटन है मुआशरे में, पाकिस्तान में जो घुटन है, इस घुटन का बबल फटेगा। कैसे फटेगा, कब फटेगा, किस तरह फटेगा, लेकिन फटेगा जरूर, और इसी 2025 में फटेगा। अच्छा, साल भी आप बता रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ 2025 अभी शुरू है, तो इस तरह निज़ाम नहीं चल सकता। और उसमें कोई ज़ियाउल हक वाला दौर चला गया कि आप अदालतों के जरिए, आप मीडिया के जरिए चीज़ें कंट्रोल कर लेते। उस वक्त नवाए वक्त और जंग 2 चीज़ें होती थी। अब तो वाइब्रेंट मीडिया है, मीडिया का भी दौर चला गया, अब सोशल मीडिया का दौर है। अब लोग सिर्फ टीवी नहीं देखते, हर बंदे के पास टेलीविजन है, तो हर बंदे को हालात का पता है, हर बंदे को आपकी मराहत का पता है, आपकी करप्शन का पता है, आपकी चीज़ों का पता है।
जो कोई भी सियासतदान करता है या कोई ब्यूरोक्रेट करता है या कोई ताजर करता है, अवाम को पता है। अवाम नहीं बोलते, उनकी मजबूरियाँ हैं, वो कमज़ोर हैं, वो डरते हैं हुकूमती मशीनरी या से। नुमाइंदों की तरफ देखते हैं कि हमारे नुमाइंदे बोलेंगे। नुमाइंदे को उनकी वोट तो देते हैं, लेकिन अवाम को पता है कि हमारे नुमाइंदे बुज़दिल हैं, हमारे नुमाइंदे जेन्युइन नहीं हैं, ये भी अवाम को पता है। और जो अवाम के लिए बोलते हैं, अवाम उनकी इज्जत भी करते हैं। जो अवाम के मसाइल के लिए बोलते हैं, आम आदमी के मसाइल के लिए बोलते हैं, मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए। अब सिर्फ कंसल्टेंसी आप ले लें किसी बड़ी फर्म की और उसके लिए बोलते रहें, कोई सीमेंट फैक्ट्री के लिए बोले या कोई शुगर मिल के लिए बोले या कोई IPPs के लिए बोले, वो अवाम के लिए बोलना नहीं होता। अवाम के लिए बोलना है कि आप अवाम के लिए बोलें। तो फिर अब ये जो आप कह रहे हैं कि ये लावा फटेगा और फटेगा किस तरह? आप इस तरह तो नहीं है, अल्लाह का भी निज़ाम है, और जब आप हर चीज़ कंट्रोल कर लेंगे तो फिर वहाँ की अल्लाह की लाठी, वहाँ अल्लाह का निज़ाम अपना कलम चलेगा। अभी तो अल्लाह ने रस्सी दराज की हुई है ना सबकी। और इस सारे में पीपल्स पार्टी कहाँ है? वो भी कंट्रीब्यूशन करेगी उसके फटने में या नहीं? वो साइड पे होंगे? मैं समझता हूँ या कर सकती है पीपल्स पार्टी को वापस अपने नजरिए पे जाना पड़ेगा, अपनी सोच पे जाना पड़ेगा। द सूनर द बेटर जाना पड़ेगा, वरना हम जिम्मेदार होंगे इस गैज़ो गज़ब के। अच्छा, और फिर जब आप ये बात करते हैं कि ये फटेगा, तो फिर तो आप इस हुकूमत को टाइम पूरा करते हुए नहीं देख रहे। नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे ये हुकूमत टाइम पूरा करे। मैं आपको बददुआ नहीं दे रहा, और मैं नहीं हम तो बददुआ नहीं दे रहे रमजान में, तजिया भी नहीं कर रहा कि मैं कहता हूँ सिस्टम चलने चाहिए। ठीक है, हुकूमतें 5 साल 4 साल जो भी आईनी मुद्दत है पूरी करनी चाहिए, लेकिन अब अवाम को डिलीवर भी आप करें ना, सिर्फ आप ख्वास के या शराफिया के। फिर कम से कम शख्सी आज़ादी तो लोगों को दे दें, सफ़ घुटन का माहौल तो ख़त्म कर दें, सिक्योरिटी इतनी ठीक कर दें, लॉ ऑर्डर इतना ठीक कर दें, शनाख्ती कार्ड दे के तो लोग ना मारे जाएं, पारा चनार के बच्चे दूध के लिए तो ना, बल्कि ना। आपका तो प्रॉब्लम यह है कि आप इस वक्त आप इन्वर्टर चलाते हैं, वही ये इन्वर्टर चलता है कि इन्वर्टर ज़्यादा थोड़ी सी ठंडक हो गई है, लेकिन वहाँ तो पीने का पानी नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है। पारा चनार में आप बलोचिस्तान चले जाएँ, आप सिक्योरिटी के क्या हालात है, फाटा में चले जाएँ, वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। अभी जो अकानिया में धमाका हुआ है, ये भी बहुत बड़ी दहशतगर्दी है मदरसे के अंदर, छोटे छोटे बच्चे। तो मैं आप देखें ना, आप इसको कौन जिम्मेदार? इसकी जिम्मेदारी किसी के ऊपर पॉलिटिकली आपने या एडमिनिस्ट्रेटिवली लगानी है ना, जिम्मेदारी कौन जिम्मेदारी लेगा? लेकिन हम तो उस तरफ जाते ही नहीं है अब आजकल, तो बिल्कुल बात ही क्या होगी। हम तो फिर ये घुटन का माहौल है ना, मैं अग्री, ये घुटन है, ये सफोकेशन है, ये नहीं चलेगा। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व इसलिए नहीं होती कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मैं आपके टेलीविजन पे बैठा हूँ, मैं 25% बोल रहा हूँ, फिर शायद कोई सच बोल दूँ, 75% मैं भी सच नहीं बोल सकता। मैं हुकूमत का तो वही बात है, मैं अपने दिल की बात नहीं कर सकता। हाँ, तो नदीम साहब वही कह रहे ना हैं पॉलिटिकल क़यादतें बर्दाश्त करती है, ना ही आपका सिस्टम बर्दाश्त करता है, नहीं करता बर्दाश्त। और लोग हमें गालियां देते हैं, लोग जब हम लोगों के दरमियान जाते हैं वो रोते बिलखते हैं, वो कहते हैं आप क्या, आप हमारे लिए क्या, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन, और बड़ी खुलकर बात करने की कोशिश करते रहे, और हम इनको अप्रिशिएट करते हैं कि जो कुछ चंद साहब ने कहा बड़ी मानीखेज कहा। 2025 में चंद साहब के मुताबिक लावा जो है वो फटेगा, और पीपल्स पार्टी का थ्रेशोल्ड क्या है इस हवाले से अब ये देखना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी को अपने नज़रिए की तरफ वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि लोग सब समझते हैं, लोग जानते हैं। वो मुझे एक गाना याद आ गया, चंद साहब, ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है। तो पब्लिक है नाजरीन, ये सब जानती है। सिंध में पानी के मामले पर होने वाली एहतजाज और इस हवाले से उठती आवाज़ों पर बात करेंगे। चोलिस्तान को ज़रूरी पानी की फराहमी के लिए दरियाए सिंध पर निकाली जाने वाली 6 नहरों की तामीर के खिलाफ इस वक्त कराची समेत अंदरून सिंध में सियासी और नेशनलिस्ट जमातें, एक्टिविस्ट और मुफक्किरीन सरापा एहतजाज हैं, और उनको ये खदशा लाहक है कि इन नहरों की तामीर से सिंध में पानी की शदीद किल्लत वाक़ हो सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल दरियाए सिंध के पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम के बायस सिंध को 40 से 45% पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। सिंध में पानी की मुमकिना बहरान के बायस इस साल 8 मार्च को ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से काम करने वाली मुख्तलिफ तंजीमों ने मेहनतकश औरत रैली भी निकाले जाने का ऐलान किया है, जिसका मकसद सिंध में ज़रूरी शोबे से वाबस्ता ख़वातीन के पानी की कमी से मुतासर होने पर आवाज़ उठाना है। सिंध में अब सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करने जा रही है और किस तरह से वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, क्या उनको उम्मीद है कि हुकूमतें उनकी बात सुनेंगी, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसंत हरी एडवोकेट, जो कि अवामी तहरीक से के सरबराह हैं और थर मिट्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वसंत साहब। वालेकुम सलाम।
बहुत शुक्रिया वसंत साहब, आपने वाह। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने भरपूर तरीके से इस सारे इशू पर एहतजाज किया है। अब जो नहरों की तामीर से सिंध ने मुतासिर होना है, तो सिंध ने किस हद तक मुतासिर होना है? पानी की किस हद तक कमी वहाँ पर मौजूद, यानी कि जो हारी है उसको नुकसान पहुँचाएगी? हम ये समझते हैं इसमें सिंध मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगी। ये एक कौम, उसको जेनोसाइड करने के बराबर है, एक डेथ वारंट है सिंधियों के लिए। पहले ही जो पानी है वो नीचे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठट्ठा, सिजावल, बदीन, उसमें पानी पीने के लिए नहीं। जो डेल्टा को जिंदा रखने के लिए जो पानी हमें चाहिए वो 10 MF जो चाहिए, उसमें इंटरनेशनल लॉ के पटांदर 8.6 वो होना चाहिए, मगर वो भी कंप्लीट इस वक्त नहीं हो रहा है। तो डेल्टा सारा तबाह हो जाएगा और नीचे वाला जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट सारे के सारे वो उसमें पानी पीने के लिए भी नहीं होगा। 1960 में जब सिंध तास मुआहदा हुआ था, उस वक्त पंजाब की जमीन जो आबाद होती थी वो 1 करोड़ 70 लाख एकड़, और उस वक्त में सिंध में जो जमीन आबाद होती थी वो 1 करोड़ 34,000 एकड़। अब इस वक्त में जो सिंध में जमीन आबाद हो रही है वो सिर्फ 72 लाख एकड़, जबकि पंजाब में जो जमीन आबाद हो रही है वो 3 करोड़ 70 लाख एकड़। इसकी सूरत हाल में जो पहले जो पानी है वो भी मुख्तलिफ बैराज वहां बने हुए हैं। रिजल्टेंटली ये जो अगर ये 6 कैनाल निकाले, चोलस्तान वाला निकाला, तो उसमें सिर्फ चोलस्तान को आबाद करने के लिए 66 एकड़ जमीन आबाद होगी। तो उसको पानी अगर जाएगा तो पहले ही जो जमीन जो आबाद हो रही है वो आबाद नहीं होती। गुडू से नीचे सारी जो बंदे हैं, इंसान जो बैठे हैं, उसके कोई पीने के लिए पानी उसको मुयसर ही नहीं होगा। वैसे ही कहत हो रही है, तो उस हवाले से सिंध मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगी। तो वसंत साहब, इसमें हम पंजाब जो है ना, पंजाब की हुकूमत जो है वो इस हवाले से जो बेसिकली जो जस्टिफिकेशन पेश कर रही है वो ये कह रही है कि पंजाब जो है वो अपने तौर से पानी देगा निकाल कर, वो सिंध का पानी नहीं लेगा जो साउथ की तरफ जो पानी देना है उन्होंने। ये बात तो समझने के लिए पानी इंडस रिवर सिस्टम में अगर हो तो देगा, कहाँ से होगा। ये 1960 में ये अपना 3 दरिया जो रावी, सतलज, ब्यास, उसने बेच दिए। वो तो उसका पानी आता नहीं, वो 3 दरिया को जिंदा रखने के लिए और जैनब, चनाब और संदू से वो लिंक कैनाल बैराज बनाए हुए हैं। वो बैराजों का जाल है, तकरीबन 11 से 12 एक बैराज बने हुए हैं। वहां से निचले जो दरिया है उसको आबाद कर रहे हैं। तो पहले ही आपके पास पानी नहीं है। ये जो ऊपर वाले जो दरिया हैं, इसमें हम तो लोअर रेपेरन है, इंटरनेशनल इंडस ट्रीटी के पटांदर हम लोअर रेपेरन, उसमें भी हमारा शेयर था। हमें तो कहीं पूछा नहीं गया था। आप जब जिस वक्त में आप दरिया बेच रहे थे, रावी, सतलज और ब्यास, उस वक्त ने पूछा नहीं था। वो हमारा शेयर हमें नहीं मिलता। इंटरनेशनल लॉ के पटांदर जेलम और चना में जो हमें जो लोअर रेफरन का शेयर वो भी नहीं मिलता। अब जो सिंधु में हमारा पानी जो आता है, पहले जो ये जिसके हवाले से हम मुखालिफ थे, 1991 के अकॉर्ड के हम मुखालिफ थे, हम उसको नहीं मान रहे थे। हम तो कह रहे चल जिसके हम मुखालिफ थे उस पे अमल करो, उसी पे अमल करने के लिए ये तैयार नहीं है। ठीक है, लेकिन तो वसंत साहब, अब जब आपने खुद ही कह दिया, अगर माजी की बात करें तो आपने कहा कि पिछले अकॉर्ड के भी आप लोग मुखालिफ थे, तो इस बार भी जब ये सारी हो रही है नहरें निकालने का मामला, तो आप लोग मुखालिफ हैं। मुखालफत से आपको लगता है कि ये चीज़ हल हो जाएगी या एहतजाज से इसका कोई हल निकलेगा? आगे आप लोगों ने क्या करना है? क्योंकि जो फैसला हो गया है वो तो फैसला हो गया है। अब उस फैसले में तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई तब्दीली हो सकती है। अगर अभी तक एहतजाज उस तब्दीली को नहीं इनिशिएट करवाई, तो फिर तो मेरा ख्याल है जो फैसला हो गया है बस फिर वही हतमी है कि पानी सिंध से ही निकलेगा। ये तो ताकतवर बंदे हैं, ये तो ताकतवर बंदे अपने फैसले यो करें, मगर तारीख में ऐसा नहीं होता। इसको सब कुछ हमारे सिंध का हर चीज इसको प्यारी है। हमारा पानी भी चाहिए, टैक्स भी चाहिए और बंदर का जो टैक्स वो भी चाहिए। चलो ये फैसला कर लें इस हवाले से, तो हम अपने ये फैसला हो गया, इस पे ये अमल करेंगे। अगर हम फैसला कर दें, चलो ठीक है, 1940 के रेजोल्यूशन के पटांदर हम सिंध पाकिस्तान में शामिल हुए थे, कोई लॉटरी तो नहीं निकली थी। हम तो पहली प्रोविंस सिंध की थी जिसने वोट दिया था और हमारी असेंबली में उसने वोट के पाकिस्तान बना था। उस मुताबिक हमारे इसमें कोई लॉटरी नहीं लगती, हम इसके शामिल हुए थे। अगर हम इसके कोई सिंध का बंदा, अगर बंदा इस किस्म की स्ट्रगल चली जाए
वो कहें इसी आपके इसके सिस्टम में हम रहने के लिए तैयार नहीं है। सही है, ऐसी सूरत आप तो ना बनाए ना। अच्छा तो फिर वसंत साहब ये बताएं, वसंत साहब ये बताएं कि आप चूंकि एडवोकेट हैं, वकील हैं, आप इस हवाले से कोई अदालत का दरवाजा खटखटाने का कुछ प्लान रखते हैं, कोई कानूनी चाराजोई करने का? जरूर ये रखते हैं, मगर आप देखो 26 की अमेंडमेंट के बाद कैसा हुआ है, सूरत अदलिया की क्या है। तो हम ये समझते हैं ये बेसिकली बुनियादी ये पॉलिटिकल इशू है, इसमें लोगों को उठना है, उसको जदोजहद करना है, लोगों को इस रेजिस्ट करना है। उसके साथ पीपल्स पार्टी, शहबाज शरीफ, एपीडीएम के सारे जो पार्टी हैं वे सारे उसके साथ हुए। ये इसको साथ को सोचना है, पाकिस्तान को कहाँ आप ले जा रहे हैं? आप पाकिस्तान को तबाही की तरफ न ले जाएं, आपके कौमों के बीच में जो एग्रीमेंट है उस पर आप अमल करें। ऐसी कोई सूरत ना बनाए जिसमें कोई कौम इसके बाद उसको कहे आपका ये अमल हमें पसंद नहीं है। आपकी पीपल्स पार्टी पे से इस हवाले से हुई है मुशावरत, बातचीत कोई? पीपल्स पार्टी से मुशावरत की बात ये, पीपल्स पार्टी वो है जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट अमेंडमेंट एक्ट में वोट देके ये कानून बनाया, जिसी कानून के बाद ये कारपोरेट फार्मिंग का सिलसिला हुआ, उसमें पीटीआई के सदर अलवी साहब ने उसमें साइन किया। पीपल्स पार्टी वो है जो इर्सा के अमेंडमेंट के लिए रिटायर्ड मुलाजिम को इसका चेयरमैन बनाने के लिए उसने कानून बनाया। पीपल्स पार्टी वो है जो यूनिवर्सिटियों का वीसीज बनाने के लिए ये रिटायर्ड मुलाजिम लेने की बात करिए। पीपल्स पार्टी वो है एक तरफ मकर करती है, पीपल्स पार्टी में इन्वॉल्व है, शहबाज शरीफ इन्वॉल्व है, जागीरदार क्लास के सारी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व है, सरमायादार क्लास के सारी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व है। तो फिर आपने करना क्या है? अब आपका फिर प्लान क्या है? अगर सब आप कह रहे हैं कि सभी सारे इन्वॉल्व हैं, तो फिर आपने इस चीज को रोकना कैसे है? जाहिर है आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हुई है, मीडिया पे भी कवर मेरा ख्याल है सारे टेक्नोक्रेट, सारे एक्सपर्ट इस बात पे ये मुत्तफिक हैं कि ये सारी चीज ये कौम के खिलाफ है, वतन कौम के खिलाफ है, कौमों के खिलाफ है, जो सूबों है उसके खिलाफ है, आवाम के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है। तो मेरा ख्याल है तो सारे लोग वतन के, सारे पाकिस्तान के, सिंध के, बलूचिस्तान के, सरायकीला के, पंजाब के लोग जो कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ वो चीख रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, हर तरफ आवाज आ रही है, गिलगित से आवाज आ रही है, बलूचिस्तान से आवाज आ रही है। ये सारे लोग जो मजदूर हैं, जो निचले क्लास हैं, जो वतन के रहवासी हैं, जो टैक्स देते उठे हैं, ये पॉलिटिकल स्ट्रगल इनका है और इसको कहें आप सीधे हो जाए। इस किस्म की एक पॉलिटिकल पुरअमन जमहूरी जदोजहद के लिए तैयार हूँ। उसकी जब तक ये इस किस्म का सूरत हाल ना बनेगा तब तक बेहतर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। वसंत थरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, थर मिट्टी से हमें ज्वाइन, और जो इनका गुस्सा था उससे एहसास होता है कि इस वक्त अंदरून के जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के वो क्या हैं। बिफोर इट्स टू लेट इस पर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, इस पर बात करने की, मुशावरत करके लोगों को वहाँ पर कॉन्फिडेंस दिलाने की ज़रूरत है, उनको कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है। और पानी ज़िंदगी है, तो इस पर सोचने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि ये मामला हाथ से निकल जाए या ये मज़ीद संगीन हो और मज़ीद ये तूल पकड़ जाए मसला। पाकिस्तान के IMF के साथ $7 अरब प्रोग्राम के तहत अगली किस्त के इजरा के लिए होने वाले मुज़ाकरात का गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत ख़जाना और IMF वफ़द के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए थे, जिसके बाद आज से पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है, जो कि 14 मार्च तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात में IMF पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी का जायज़ा लेगी, जिसमें जुलाई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक FBR के टैक्स वसूलियाँ, उसका शॉर्टफॉल और टैक्स रेवेन्यू पूरा करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF के मुतमईन होने की सूरत में पाकिस्तान को रवां माह के आखिर तक कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त जारी हो सकती है। इन्हीं मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ारत ख़जाना के साबिक़ मुशीर और माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड टू जॉइन। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर। सबसे पहले तो ये बताइए कि पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात के दौरान क्या पाकिस्तान जो इस पोजीशन में है कि वो IMF को मुतमईन कर सके अगली किस्त के लिए, और हुकूमत तो बहरहाल अपनी कामयाबियाँ गिनवा रही है, लेकिन यू एज माहिर मुआशियात आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त कहाँ खड़ी है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो इस वक्त मैक्रो स्टेबिलिटी जिसका सब जिक्र करते हैं, इसका मतलब ये है आसान लफ्जों में कि कीमतों के बढ़ने की शरह में एक नुमाया कमी आ गई है, बैरूनी खसारा संभल गया है, रिजर्व्स का एक बिल्डअप हो गया है, जो दोस्त हैं उन्होंने $16 अरब मौखर कर दिए हैं, फंड फ्लोज कुछ बेहतर हो गए हैं। ये एक ओवरऑल जायजा है। इसकी सबसे जो फंडामेंटल वजह है ना मैम, वो ये है कि पाकिस्तान IMF के साथ एग्रीमेंट में है। जब भी कोई मुल्क ऐसा IMF के साथ एग्रीमेंट में जाता है तो पहले 12-14 माह में दिस इज एग्जैक्टली हाउ द इकोनॉमी बिहेव्स। अब ये पहला आपका जायजा है
मैं इसमें ये कहता हूँ कि मैंने इस पे लिखा भी बहुत है कि कहाँ खड़ा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की एक मिक्स्ड परफॉर्मेंस है, लीनिंग टुवर्ड्स गुड फुलफिलमेंट जो अग्री हुआ था। अब मैं पहले कह देता हूं कि कहाँ कंफर्टेबल है। रिजर्व्स की पोजीशन पे कंफर्टेबल है, स्टेट बैंक के पास जो है, गवर्नमेंट गारंटीज पे कंफर्टेबल है, इनकम सपोर्ट में जो देना था उस पे कंफर्टेबल है। पाकिस्तान ने जो प्रोविंशियल टैक्स और जो जिसे कहेंगे जो पूरा डेफिसिट यानी कि प्राइमरी सरप्लस आना था, जो बजट के हालात हैं वो कंफर्टेबल हैं। जहाँ नहीं कंफर्टेबल वहां पे ये है कि जो टैक्स का शॉर्टफॉल है वो पहले 6 माह का 380 अरब का है, उस पे बात होगी। टैक्स को जो बढ़ाना था, ताजिर दोस्त स्कीम, आपके और मेरे दोस्त हैं पर टैक्स नहीं देते, वो कहते हैं कि ना हम रिटेल पे टैक्स देंगे ना होलसेल पे टैक्स देंगे। उसमें 23 अरब रुपए लाने थे, चंद 100 मिलियन रुपए आए हैं पहले 6 माह में। सो उस पे नहीं कंफर्टेबल। फिर मेरे दोस्त हैं, मेरी बहनें भी बहुत काम करती हैं एग्रीकल्चर में, बट टैक्स नहीं देना चाहते। पूरा मुल्क पिछले साल लगा तो दिया, वैसे गवर्नमेंट ने टैक्स उन पर भी लगा तो दिया है, अब देते हैं या नहीं देते, और उनसे वसूली होगी या नहीं होगी ये अलग सवाल है। बट शिफा, व्हाट इज सैड स्टोरी टू से कि 77 साल में हम ये कहते रहे हैं कि 20% जो आमदन है पाकिस्तान की उस पे हम जो है प्रॉपर टैक्सेशन नहीं करेंगे। वो मतलब ये क्या स्टोरी है? और जो आपकी इनकम है या कंसल्टेंसी की इनकम है या मैन्युफैक्चरिंग की इनकम है, उसी को बार बार टैक्स नेट में लाएंगे ताकि जो प्रोफेशनल्स हैं वो मुल्क छोड़ के चले जाएं। ऐसा ही है। सो बट अब अच्छा, और ये बताइए खाकान साहब कि ये वाकई ये खबरें दुरुस्त हैं कि ये सोलर एनर्जी के हवाले से भी अब अगले टैक्सेस का जो है वो लागू हो जाएंगे, और वो नेट मीटरिंग भी खत्म हो गई, और सब जिसने बेचारे ने अपनी जेब पर भारी भरकम एक इन्वेस्टमेंट करके सोलर लगाया वो भी डूब गया बेचारा। I'm going to exactly tell you what is going to happen. आप बेशक नोट कर लेना, इसी तरह होगा। 27 रुपए में इस वक्त पर यूनिट बिजली आपसे खरीद रही है गवर्नमेंट। शिफा, आपने सोलर अपने घर पे इतना सारा लगाया हुआ। हाँ। अब ये होगा कि वो 27 रुपए में नहीं खरीदेगी, और आई थिंक इट इज गोइंग टू गो डाउन 9, 10, 11, 12 रुपए तक वो नीचे आ जाएगा। बिकॉज दुनिया में जब सोलर की कीमत कम हुई, सोलर पैनल की कीमत कम हुई, तो आपको जो इस वक्त सोलर की सेल प्राइस है, यानी कि अगर आप प्लांट लगाते हैं तो वो पर जिसे कहेंगे सेंट्स 3 सेंट पर आ गई है, विच इज 9 रुपए पर यूनिट। तो इसलिए आई थिंक कि हुकूमत को उस तरफ मूव करना चाहिए। हम सारे ही सोलर इस्तेमाल करते हैं, बट आई सपोर्ट दिस कि इस वक्त का जो प्राइस डिस्पैरिटी है उसमें से निकालना पड़ेगा मुल्क को, बिकॉज ये इटसेल्फ बहुत बड़ा बोझ डाल रही है निज़ाम पर। तो ये बात भी दुरुस्त है। सिर्फ आखिरी बात इसमें जो IMF के लिहाज से, सो आपको एक उनसे निगोशिएट करना पड़ेगा कि नए टैक्सेस जो नए आने वाले बजट हैं वो इस तरह ना लगें कि मैन्युफैक्चरिंग या उन पे बोझ डालें जो इनकम इस वक्त ऑलरेडी दे रहे हैं, वेज अर्नर्स हैं, ताकि वो मुल्क छोड़ के भी ना जाएं और पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़े। पाकिस्तान को इस वक्त जो निगोशिएट करना है वो सिर्फ प्रोग्राम के अहदाफ नहीं करने, ये निगोशिएट करना है कि इकोनॉमी के स्ट्रक्चर क्यों नहीं तब्दील हो रहे, और हम एक्सपोर्ट को क्यों नहीं उस तरह बढ़ा पा रहे या मैन्युफैक्चरिंग को आगे लेकर जा रहे, और फिर प्राइवेटाइजेशन, मुल्क में कारोबार की आसानियां पैदा करना, एनर्जी एफिशिएंसी लाना, ये प्रोग्राम के अगले आने वाले अहदाफ होने चाहिए, ना कि एक्सेसिव टैक्सेशन, बल्कि टैक्सेशन के निज़ाम में बेहतरी। सो थॉट प्रोसेस लेकिन वो बेहतरी कैसे आ सकती है डॉक्टर साहब, क्योंकि सैलरीड क्लास ही पे सबसे ज़्यादा बोझ है, वही पिसती है हर जगह, और बाकी जो हैं ये बड़े बड़े सरमायादार, और ये किसी न किसी तरीके से या तो टैक्स एवेड कर लेते हैं या इन पे टैक्स लगा नहीं होता। अब वही बात आपकी एग्रीकल्चरल टैक्स के ऊपर, अब हम दोबारा अगर मैं आ जाऊँ, क्या उसको लगा देने से टैक्स नेट ब्रॉडन हो जाएगा, टैक्स बेस क्या सैलरीड क्लास से इस किस्म के मेजर्स लेने के बाद वो ज़रा वाइडन हो जाएगी? तो सवाल ये है कि एक तो सारा बोझ फेडरल गवर्नमेंट पे ना डालें। मैं हमेशा कहता हूँ 5 हुकूमतें पाकिस्तान में काम करती हैं, टैक्स एग्रीकल्चर किसके पास है? ये फेडरल गवर्नमेंट का तो सब्जेक्ट ही नहीं है, सूबों का, ये तो है सूबों का। तो हमें सूबों से पूछना चाहिए ना कि आप क्यों नहीं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की तरफ आगे बढ़ते। अब हमें ये कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि NFC में पैसे इतने नीचे आ जाएं। प्रॉब्लम ये है खाकान साहब, प्रॉब्लम ये है कि बिल्ली बैठी हुई है, बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बिठाया हुआ है, तो सूबे कैसे, सूबों में तो वही सरमायादार हैं जिनकी जमीनें हैं, जो फ्यूडल्स हैं, वो सारे बैठे हुए हैं वहां पर, वो कैसे टैक्स की लागू होने देंगे या टैक्स देंगे? That's why I say you and I become very important. We are the people who carry this good conversation.
कि असल जो पाकिस्तान में टैक्स में तब्दीली है वो ये नहीं है कि जो ऑलरेडी नेट में है उन पे टैक्स लगाना। असल तब्दीली ये है कि कन्विंस करना कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का टैक्स गैप, रियल एस्टेट का टैक्स गैप, रिटेल का टैक्स गैप और सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन, विद होल्डिंग टैक्सेस जो इतने लगे हुए हैं उनसे जान छुड़ाना, इतने जो कस्टम्स ड्यूटीज हैं उनसे जान छुड़ाना और इस निज़ाम की तरफ जाना जो मसावी हो, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी हो। ये है असल इशू टैक्स के निज़ाम का। ये तो इशू ही नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग को 61% टैक्स ले लें और 39% टैक्स पे चले जाएं हम सैलरीड में। आई थिंक दीज आर द रियल इश्यूज दैट पाकिस्तान मस्ट आल्सो कन्विंस द फंड विद। मेरा ख्याल है फंड भी जो IMF भी है बहुत ज्यादा लीन कर रहा है इस तरफ कि ये 2-3 साल में क्या हो सकता है। असल बात यह है कि क्या स्ट्रक्चर तब्दील किए जा सकते हैं कि आने वाले 5 साल में पाकिस्तान की जो टैक्सेशन का ग्रोथ का फ्रेमवर्क है इन दोनों को हम मसावी बुनियाद पर सस्टेनेबल बना सकें। दैट्स द रियल क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। टैक्स के निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे मुल्क में इस चीज़ की रिवायत डाली जा सकती है कि हमने आपने सब ने मिलकर टैक्स देना है और इस मुल्क को हम सब ने चलाना है। घर का सरबराह सिर्फ कोई एक होता है और अगर वो एक 10 लोगों का बोझ उठा रहा है तो उस पर बोझ ज़्यादा होता है, बजाय इसके चाहिए कि 10 लोग 10 के 10 कंट्रीब्यूट करें और उस एक बंदे का बोझ बांटें तो ही घर अच्छे तरीके से चल सकता है। ये मेरी एक छोटी सी 2 सेंट थे इस हवाले से, टैक्स के निज़ाम के हवाले से। हम सबको टैक्स देना होगा तभी मुल्क चल सकेगा और कर्ज़ों के कशकोल से हम बाहर निकल सकेंगे। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।